हेलो एवरीवन, मैं एस के सिंह मेडिकल काउंसलर। आज मैं बात करने वाला हूं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे टॉपिक दिख रहा होगा, नीट पीजी 2022 काउंसलिंग, INICET, साथ में एनएमसी बिल को लेकर बात करूंगा और जो आरटीआई फाइल की गई थी एनएमसी बिल को लेकर इसके ऊपर, और काउंसलिंग के ऊपर, काउंसलिंग कब से होगा। मैं लगातार जो मैं आपको वीडियो में बताते आ रहा हूँ, और मैं आज ऑफिशियली जानने की भी कोशिश किया लेकिन कोई ऐसा अपडेट नहीं मिला, तो ये मैं कम्प्लीटली लास्ट तक आप लोगों को शेयर करूंगा। तो चलिए, यदि आप चैनल पे नए हैं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो आपको मिले सबसे पहले। और यदि आप पेड सर्विस लेना चाहते हैं, काउंसलिंग समझ नहीं आ रहा है, तो आप चाहे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, उस पर कॉल करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। उसमें आपको हम एनालाइज करके आपको स्कोर के, आपके रैंक पे बेस पे बताते हैं कि कहाँ कहाँ सीट मिलेगा, कैसे चॉइसेस करनी है, सारे डिटेल्स में आपको प्रोवाइड करते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक MCC के ऑफिशियल साइट पे PWD कैटेगरी के लिए एक नोटिफिकेशन आया था कल, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था। ये ऑनलाइन आप लोग सर्टिफिकेट के लिए MCC के साइट से आप कर सकते हैं। जो PWD का जो सर्टिफिकेट है वो ऑनलाइन आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ में जो ऑफलाइन, जो पहले से अपना सर्टिफिकेट बना चुके हैं, उनको एक बार जहाँ से वो बनाए हैं वहाँ पे एक बार कांटेक्ट जरूर कर लें कि इसके साथ साथ क्या क्या और भी डॉक्यूमेंट चाहिए। पता चला कि आपको कोई और भी डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है और आप अधूरा है, तो इस कंडीशन में आपको जो सीटें मिली हुई है उससे आप वंचित रह सकते हैं। तो ये रहा आपका दूसरा पॉइंट है INICET का। INICET का कल शेड्यूल आया है। इसमें रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। 27 जून तक चलेगा। और इसका जो मॉक अलॉटमेंट है राउंड 1, 2 मॉप अप राउंड का, इसका कोई अभी तक अपडेट नहीं है, कोई इसका डेट नहीं दिया गया है। यानी कि ये काउंसलिंग आपको जून को क्रॉस करते हुए नजर आएगा, यानी कि वो जून की जगह पे जुलाई या अगस्त भी जा सकता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट पे बात करते हैं कि ये जून क्यों जा रहा है। कहीं ना कहीं मामला EWS को लेके भी हो सकता है, क्योंकि EWS सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी कि और एम्स इसमें भी फॉलो होता है, एम्स में फॉलो होता है EWS क्राइटेरिया। तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं इसको लिमिटेशन को देखना होगा। बाय द वे, मान लीजिए अभी जो क्राइटेरिया है EWS का और बाद में इसमें कुछ चेंजिंग आती है, तो एम्स वाले को भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ से आप इंडिकेशन को परख सकते हैं। वैसे स्टूडेंट जो INICET का एग्ज़ाम दिए थे, स्कोर अच्छा है, रैंक अच्छा है, तो अपना रजिस्ट्रेशन के साथ साथ चॉइस फिलिंग जरूर करें, अच्छे तरीके से करें। पता है हम लोगों को, आप लोगों को सबको पता है कि जो INICET का पेपर देते हैं वो नीट PG 2020 का भी दिए होंगे, 2022 का भी दिए होंगे। अगर INICET में लगता है कि आपको अच्छा रैंक नहीं है, सीट नहीं मिल पाता है, तो आप नीट PG को जरूर करें, नीट PG का काउंसलिंग जरूर करें। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो INICET में एम्स के नाम पे जिनको सीटें पैथोलॉजी ले लेते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट फिजियोलॉजी ले लेते हैं, बायोकेमिस्ट्री ले लेते हैं, एनाटॉमी तक ले लेते हैं, इसीलिए कि मैं एम्स से पढ़ रहा हूँ। लेकिन आप अपना डिजायर ब्रांच देखिए। ऐसा नहीं कि एम्स से आप एनाटॉमी ले लीजिए। आपको अगर नीट PG के थ्रू ऑल इंडिया कोटे से या फिर स्टेट के कोटे से गवर्नमेंट में अगर उससे अच्छा ब्रांच मिल रहा है, जैसे पीडिया मिल रहा है, सर्जरी मिल रहा है, एनेस्थीसिया मिल रहा है, तो उससे बेटर हो सकता है। तो चलिए, ये इस टॉपिक में हम ज़्यादा नहीं बात करते। अब हम बात करते हैं काउंसलिंग डेट को लेके। काउंसलिंग कब होगा? काउंसलिंग डेट से पहले मैं एक आपको बात करता हूँ। अभी आप सबको पता है कि ये 3rd टाइम RTI किया गया है NMC बिल को लेके। तो NMC बिल से क्या क्या बेनिफिट, क्या क्या नुकसान होगा, क्या कब लागू होगा, इसके ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। आप सबको पता है PM हमारे जो है नरेंद्र मोदी जी, इनके द्वारा ट्वीट किया गया था NMC बिल को लेके। और साथ में एक फरवरी में NMC की तरफ से सर्कुलर दिया गया था NMC बिल को लेके। और जो RTI जो किया गया था फाइल, वो 3 टाइम अभी तक किया गया। मैं आज के लगभग 2 वीक पहले मैं एक वीडियो बनाया था कि वो RTI का रिस्पॉन्स आ रहा है। RTI का रिस्पॉन्स आ रहा है कि इसी सेशन से 2022 टू 2023 सेशन से आपको NMC बिल इम्प्लीमेंट की जाएंगी, या फिर वो नीट PG के लिए हो या फिर नीट UG के लिए हो, वो सभी के लिए होंगे। और मैंने इसके ऊपर जानने का कोशिश किया, लेकिन अभी तक इसका कोई सही और सटीक इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा है। और ये तो प्लस पॉइंट है कि PM नरेंद्र मोदी जी की तरफ से ट्वीट किया गया, साथ में RTI के जो रिस्पॉन्स आ रहा है। और दूसरा पॉइंट ये है
कि एनएमसी ने फरवरी में अपना सर्कुलर रेडी किया था। और इसके साथ साथ अगर निगेटिव पॉइंट देखा जाए तो आप लोगों को बता दूं कि किसी भी अथॉरिटी को, किसी भी स्टेट को एनएमसी की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन, कोई नोटिफिकेशन नहीं गया है, कोई फाइल नहीं गया है। तो इस कंडीशन में एनएमसी का जो बिल है, यानी कि 50% जो प्राइवेट कॉलेज का जो 50% सीटें हैं वो गवर्नमेंट के अंदर कैसे आ सकता है, ये सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है। जैसे कि आप लोगों को एग्जांपल में कर्नाटका स्टेट होगा, कर्नाटका के पास एनएमसी की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गई है और कर्नाटका ने एनएमसी से रिक्वेस्ट भी किया है और उसका क्या रिस्पॉन्स आता है, विद इन 1 वीक वो चाह रहे थे 1 वीक के अंदर उनके पास, यानी कि 2 से 4 दिन के अंदर उनके पास इन्फॉर्मेशन चला जाएगा और वहाँ से आपको सारा जो इसका खुलासा है हो जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए तो एनएमसी का बिल इम्प्लीमेंट होने का चांसेस है वो 50-50 का हो सकता है। 50-50 का हो सकता है, एनएमसी बिल लागू भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। जब तक कोई ऑफिशियली नहीं आ जाती है तब तक विश्वास किसी पे नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं इसी साल से होगा, बहुत सारे बोल रहे हैं अगले साल से होगा। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जब तक ऑफिशियली नहीं हो जाता है तब तक नहीं बता सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की तरफ से ट्वीट किया गया, आरटीआई के रिस्पॉन्स आ रहा है, साथ में जो एनएमसी की तरफ से जो सर्कुलर रिलीज की गई थी फरवरी में, उसके अकॉर्डिंग ही आरटीआई का, जब आप आरटीआई फाइल करते हैं तो उसका रिस्पॉन्स आता है, उसी के अकॉर्डिंग आता है। ऐसा नहीं कि अलग से बना के देते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कर्नाटका स्टेट का देखिए, उनके पास कोई नोटिफिकेशन, कोई रिस्पॉन्स नहीं है एनएमसी की तरफ से। तो कहीं ना कहीं ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, 50-50 का मामला है। अगर होता है और नहीं होता है तो किनको नुकसान और फ़ायदा होगा, इसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेंगे। लेकिन इससे पहले मैं बात कर लेता हूँ काउंसलिंग को लेके, कि काउंसलिंग कब होगा। काउंसलिंग जो ईडब्ल्यूएस का क्राइटेरिया को लेके मैं लगातार आप लोगों को बताते आ रहा हूँ कि जो ईडब्ल्यूएस का जो लिमिटेशन क्राइटेरिया को लेके जो केस चल रहा है, इस केस का जब तक सॉल्यूशन नहीं हो जाता है तब तक, इसका जब तक कोई रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक काउंसलिंग होने की कहीं से कहीं तक उम्मीद नहीं है। हो सकता है कि हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से कोई अलग एक्शन लिया जाए, लेकिन उम्मीद कम लग रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ज़्यादा चांस है काउंसलिंग का, अगस्त ही है, अगस्त में ही आपका काउंसलिंग हो सकता है। अब बात करते हैं एनएमसी बिल से क्या नुकसानात होंगे, क्या फ़ायदा होंगे, किनको फ़ायदा और किनको नुकसान होंगे। अगर एनएमसी बिल इम्प्लीमेंट होता है तो इस कंडीशन में जो लो स्कोर वाले स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा बहुत झटका लगेगा, लेकिन जो गवर्नमेंट से कुछ स्कोर की वजह से चुके हुए हैं उनको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, क्योंकि 50% सीटें होंगे वो गवर्नमेंट को होंगे, और जो गवर्नमेंट से कुछ नंबर से चुके होंगे उनको आसानी से सीटें मिल सकती है। यानी कि कुछ कुछ ब्रांच में आपको लगभग 5 to 10,000 रैंक का डिफरेंस देखते हुए नजर आएगा। कुछ कुछ ब्रांच में आपको लगभग 3 to 5,000 रैंक में डिफरेंस देखते हुए मिलेगा। यानी कि हायर क्लिनिकल ब्रांच जैसे रेडियोडर्मा, इसमें 2 to 5 या 7,000 रैंक में डिफरेंस जाएगा। वहीं अगर लोअर क्लिनिकल की बात किया जाए तो लगभग 8 to 10,000 का डिफरेंस देखने को मिलेगा। ऑन एवरेज जो ब्रांच है जैसे पीडिया हो गया, सर्जरी हो गया, इन ब्रांच के लिए गायनी हो गया, लगभग 5 to 8,000 के डिफरेंस देखते हुए या फिर 9,000 का डिफरेंस देखते हुए नजर आएगा। तो ये इम्प्लीमेंट होता है तो फ़ायदा होंगे उन स्टूडेंट के लिए जिनका स्कोर ऑन एवरेज सही है। लेकिन अगर एनएमसी बिल लागू नहीं होता है, इस कंडीशन में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पिछले साल का डेटा देखते हुए पिछले साल के अकॉर्डिंग काउंसलिंग कर रहे हैं। आप लोग से बता दूं कि 2021 का जो काउंसलिंग हुआ था 2021 को, उसमें 2022 के डेटा देखते हुए काउंसलिंग किए थे स्टूडेंट। 2022 का जो क्लोजिंग रैंक था उसके अकॉर्डिंग किए थे, वो पूरे के पूरे फ्लॉप कर गया। 2020 में जो काउंसलिंग हुआ था 2019 के डेटा देखते हुए, क्लोजिंग रैंक देखते हुए काउंसलिंग हुआ था, वो भी फ्लॉप कर गया। तो ओवरऑल आप इन सारे चीज़ों को देखते हुए ये मत सोचिए कि इस रैंक पे आपको वो सीट मिलेगा या नहीं मिलेगा। स्टूडेंट बहुत सारे थे जो 2021 के डेटा देख के उनको लग रहा था कि हमें ये सीट नहीं मिलेगा, क्योंकि 2021 का जो कटअप था वो 2020 के कंपेरिजन में काफ़ी नीचे चला गया है। जो सीटें 4,000 रैंक में 2020 में मिला था, वही सीट 6,000 रैंक में 2021 पे मिला है। तो क्या पिछले साल का डेटा काम आया? नहीं आया।
तो यहाँ पे आपको सबसे बड़ा डेटा है एनालाइज करना। आप किस टाइप से एनालाइज कर रहे हैं उस डेटा को देखते हुए, यानी कि पुराने डेटा को, ओल्ड डेटा को देखते हुए आप किस तरीके से एनालाइज कर रहे हैं, किस तरीके से रिसर्च कर रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है। क्योंकि हर साल एक नया रूल आ रहा है और उसी रूल की वजह से, उसी नए नए रूल जब इम्प्लीमेंट होते हैं तो स्टूडेंट अच्छे तरीके से काउंसलिंग में अप्रोच नहीं कर पाते हैं। इस कंडीशन में जो कट ऑफ होता है वो अनएक्सपेक्टेड हो जाता है। पिछले साल भी ऑल इंडिया कोटे के लिए जो काउंसलिंग होती है, इसके लिए नए रूल आए थे। पहले राउंड 1 राउंड 2 होते थे, इसके बाद काउंसलिंग ख़त्म हो जाते थे ऑल इंडिया का, बाकी की सीटें बचते थे और स्टेट को ट्रांसफ़र कर दी जाती थी। लेकिन इस साल 2021 में नहीं था और यह सेम रूल आपको 2022 में रहेगा। लेकिन यहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि पिछले साल जो सीटें बची थी, काफ़ी ज़्यादा सीटें बच गई थी काउंसलिंग के बावजूद भी, तो एमसीसी दोबारा से ये गलती करना नहीं चाहेगा और स्ट्रिक्टली आपको काउंसलिंग हो सकता है। तो इस कंडीशन में जो स्टूडेंट अपना तैयारी पहले से करके नहीं रखे हैं, अपना बैलेंस पहले से करके नहीं रखे हैं, अपना डॉक्यूमेंट पहले से तैयार करके नहीं रखे हैं, सबसे बड़ा चीज़ है वर्कआउट करना और सारे डॉक्यूमेंट को अरेंज करके रखना। और दूसरी प्लस पॉइंट है कि आपको पकड़ बनाना कि क्या आपको ऑल इंडिया से सीट मिलेगा फिर स्टेट से मिलेगा। और दूसरी चीज़ को चुनाव करना ये कि राउंड 1 राउंड 2 के बाद क्या मॉपअप में जाना सही है या गलत है। क्या राउंड 1 में ही सीट को सिक्योर कर लेना है, ये सबसे बड़ी बात है, या फिर राउंड 2 में भी जाना चाहिए, किस तरीके से राउंड 2 में जाना चाहिए। अगर आपको राउंड 1 में ऑल इंडिया से भी सीट मिल गया और स्टेट से भी सीट मिल गया तो किस सीट के साथ आपको राउंड 2 में अपग्रेड करना चाहिए, इन सारी चीज़ों को भी ध्यान देना है। क्योंकि काउंसलिंग जो होता है इसमें ऑल इंडिया कोटे के गवर्नमेंट सीट के साथ साथ डीएनबी और एनबी डिप्लोमा का भी सीटें हैं। तो यहाँ पे लोग कहीं ना कहीं मिसगाइड हो जाते हैं, कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन भरी, उनका जो एनालिसिस है वो कन्फ्यूजन भरी हो जाती है। अब उनको ये रहता है कि डीएनबी अगर हम लेंगे तो रेडियो लेंगे, अगर एमडीएमएस में सीट मिलता है तो मेडिसिन पे भी हम संतुष्ट कर लेंगे। और ऐसा गलती हो जाता है कि वाकई में डीएनबी में रेडियो का सीट मिल जाता है या मिलने वाला था, लेकिन गलती से क्या करते हैं कि एक मैं लास्ट टॉप के कॉलेज देख लेता हूँ मेडिसिन का, यही करते हैं स्टूडेंट कि लास्ट टॉप के कॉलेज या टॉप का हॉस्पिटल है वो मैं लास्ट में चिपका देता हूँ डीएनबी का, और वैसा होता है कि उनको डीएनबी का सीट मिल जाता है। और इस कंडीशन में वो काफ़ी डिप्रेशन में चले जाते हैं, काफ़ी टेंशन में हो जाते हैं कि मैंने ये क्या कर दिया। हर साल ऐसा ही होता है। जब आपको पैथोलॉजी की सीट नहीं लेना है और स्टूडेंट क्या करते हैं, पैथोलॉजी लास्ट में 2-3 टॉप कॉलेज डाल देते हैं, लेकिन उनको सीट मेडिसिन ही चाहिए था, सीट सर्जरी का चाहिए था, लेकिन लास्ट में पैथोलॉजी या फिर एनेस्थीसिया चिपका देते हैं या फिर कम्युनिटी मेडिसिन यहाँ तक की चिपका देते हैं। और इस कंडीशन में उनको वो ब्रांच मिल जाता है। तो आप लोग से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जब भी आप काउंसलिंग करें, जब भी चॉइसेस करें, क्योंकि अभी INICET का चॉइस फिलिंग चल रहा है, तो अगर आप थोड़ा सा मिसिंग करते हैं, सीट आपको मिलने वाला था मेडिसिन, भले वो अगर मॉपअप राउंड या सेकेंड राउंड में मिलने वाला था, लेकिन आपने राउंड 1 में क्या गलती कर दिया, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी, पैथोलॉजी डाल दिए। एम्स है, एम्स में उनको पैथो भी चलेगा, लेकिन आपको ब्रांच और राउंड 2 या मॉपअप में मिल रहा था आपको मेडिसिन सपोज डेट, लेकिन आपने गलती किया और आपने उसे रिपोर्ट भी कर दिया। बाद में पता चला कि आपके जो दोस्त हैं या फिर आपके जो जानने वाले हैं उनको अच्छा ब्रांच मिल गया, तो आप बस पश्चाताप करेंगे। तो इसलिए काउंसलिंग को समझिए। काउंसलिंग का मतलब ये होता है कि आपके स्कोर पे आपका लायक जो आप चाह रहे हैं वो चीज़ आपको मिलना चाहिए। जो चीज़ आपको आपके रैंक पे मिल सकता है उस सीट को आप उठाइए, उस ब्रांच को उठाइए। ये नहीं कि आपको मिल रहा था, आपके रैंक पे मिलने वाला था मेडिसिन की सीट, आप एनेस्थीसिया उठा के बैठे हुए हैं। तो इसी को बोलते हैं एक्सपर्ट काउंसलिंग नहीं करना। आप एनालाइज नहीं किए, पूरी तरीके से वर्कआउट नहीं किए, इसी की वजह से आपको सीट जो मेडिसिन था वो एनेस्थीसिया में कन्वर्ट हो गया। और जो अच्छे तरीके से काउंसलिंग कर रहे हैं, अच्छे तरीके से एनालाइज वर्कआउट किए हैं, उनको एनेस्थीसिया की जगह पे मेडिसिन मिल गया और बाद में बस पश्चाताप कर रहे हैं कि इस रैंक पे मेडिसिन मिला था लेकिन हमें नहीं मिला, क्योंकि आपने गलती किया, चॉइस फिलिंग को अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं किया, या फिर काउंसलिंग के राउंड 1 राउंड 2 या मॉपअप राउंड को समझ नहीं पाया, या फिर स्टे वैकेंसी राउंड को। बहुत सारे पिछले साल स्टूडेंट थे, पिछले साल बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऐसा गलती किए हैं और कॉल करके यहाँ तक कि रो रहे थे कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जो कि मैं बार बार उनको
समझाने की कोशिश किया हूँ कि सर आपका रैंक अच्छा है, रुक जाइए। ऐसा मैं पेड मेंबर भी हमारे बहुत सारे गलती किए हैं, और अनपेड हैं वो भी बहुत ज़्यादा गलती किए थे पिछले साल, क्योंकि आपने हमें काउंसलर हायर किया है और मैं आपको जो चीज़ें दे रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग चलिए। आपने काउंसलर क्यों हायर किया जब आपको खुद से काउंसलर बनना है? तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद से गलती किए, लेकिन हम पे ब्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस समय मैं गलत नहीं था। मैंने आपको बताया, समझाया, लेकिन माने नहीं। और ऐसा अनपेड भी थे जो सर्विस नहीं लिए थे, उनके साथ भी ज़्यादातर तो अनपेड को ही हुआ था। पेड मेंबर को मैंने समझाने की कोशिश किया, कुछ लोग नहीं समझे और इस कंडीशन में वो गलत थी लेके बैठ गए। तो ऐसा गलती मत कीजिए। जब आप किसी को भी XYZ किसी को भी आप काउंसलर हायर कर रहे हैं या फिर एक्सपर्ट मान रहे हैं, तो उनको चीज़ों को फॉलो कीजिए। अगर वो लगते हैं कि जेन्युइन है, सही है, अदरवाइज नुकसान हो सकते हैं। और किसी भी टॉपिक पे बात करने से पहले जब तक ऑफिशियली अगर कोई नोटिस नहीं आ जाता है तो उस पर बिल्कुल विश्वास मत कीजिए। हर साल नए नए र्यूमर आते रहते हैं, हर साल एक फ्रॉड नोटिफिकेशन भी वायरल होते रहता है। लोग गलत नोटिफिकेशन तैयार करके और MCC का लोगो लगा के या फिर पर्टिकुलर स्टेट का लोगो लगा के मार्केट में वायरल कर देते हैं और स्टूडेंट परेशान होते हैं। तो ऐसे ऐसे चीज़ आपको देखने को मिलेंगे, लास्ट तक देखने को मिलेंगे। तो ज़्यादातर ध्यान आप लोग अभी तक जो है, अगर आप जॉब कर रहे हैं ड्यूटी पे, तो ड्यूटी कीजिए। अगर आप आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए या फिर किसी के सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में पर्सनली ऐड कर लेंगे। जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगा आपको मिलते रहेगा, यदि आप जॉब कर रहे हैं या फिर आप किसी दूसरे काम में बिजी हैं। जब काउंसलिंग स्टार्ट होगा आपको नोटिफिकेशन आएगा, आप फ्री हो जाइए, काउंसलिंग कीजिए। लेकिन अभी से इतना ज़्यादा परेशान होने से, लोड लेने से हमें नहीं लगता कोई फ़ायदा होगा या फिर सीट मिल जाएगा अभी, क्योंकि जब काउंसलिंग ही नहीं स्टार्ट हुआ है, कोई नोटिफिकेशन नहीं है, तो अभी से इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी काउंसलर को हायर कर लिए हैं तो आप बिल्कुल आराम से बैठिए। अगर नहीं किए हैं तो फिर वर्कआउट कीजिए, सारा समय वर्कआउट करने में लगाइए। जो भी आपको ऑफिस मतलब ड्यूटी करने के बाद अगर मिल रहा है उसमें से ज़्यादा नहीं, आधा घंटा निकालिए। आधा घंटा बहुत ज़्यादा चीज़ है, आधा घंटा में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको ये पूरा मतलब IAS या IPS की तैयारी करना है। आधा घंटा बहुत है, आधा घंटा 1 घंटा जो भी हो, हर एक स्टेट के बारे में रिसर्च कीजिए, वर्कआउट कीजिए, ठीक है, डायरी मेंटेन कीजिए, सारा चीज़ें समझ में आ जाएंगे ऑटोमेटिक। और मैं आपको बता दूं कि जो सीरियसली किसी चीज़ के ऊपर एनालाइज करते हैं ना, तो काउंसलर से ज़्यादा अनुभवी हो जाते हैं, काउंसलर से ज़्यादा उनके पास इन्फॉर्मेशन चला जाता है। बहुत सारी चीज़ें तो मैं आप लोगों से सीखता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों से सीखता हूँ, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा नहीं है। या दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, और आप लोगों को किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वैसे हमें टाइम नहीं मिल पा रहा है अभी कुछ दिनों से, तो मैं जो भी कमेंट करते हैं उसका रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो सीरियस कमेंट होता है उसको मैं रिप्लाई कर देता हूँ। बाकी के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।